हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित हमारी 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हमारी 460 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम 461 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादक था। तो 61 की बात करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस की बात कर रहा है, यानी वितरणात्मक जो न्याय के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी अरस्तु। ठीक है, बी यहां पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसने कहा है कि समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 462 की बात करेंगे तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन का मानना था कि समानता के लिए जो तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी कूट्स की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 से सूची 2 को मिलाने के वाले क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन नेट में इस बार मतलब अब जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिए। तो आप देख सकते हैं सूची में दिया गया है मेबर्ट, मॉरिस, क्रैंस्टन, बर्लिन और हायक। किसने कौन सा बुक लिखी थी तो आपको बताना है। तो मेबर्ट की बात करें तो मेबर्ट ने जो बुक लिखी थी, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए आपको फायदेमंद रहेगा। तो मेबर्ट की बात करें तो मेबर्ट ने जो लिखी थी द स्टेट एंड सिटीजन लिखी की थी। ठीक है, ए का तीसरा हो जाएगा। और बी मॉरिस क्रैंस्टन की बात करें तो मॉरिस जो क्रैंस्टन है इन्होंने लिखी थी फ्रीडम ए न्यू एनालिसिस। और बर्लिन की बात करेंगे, बर्लिन तो आपको पता ही है, 4 एसेस ऑन लिबर्टी हो जाएगी। और हायक की बात करें तो हायक ने लिखी थी फ्रीडम ए सॉरी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी ये हायक की बुक थी। प्लीज वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर करें और साथ ही शेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान जो है पुलिस राज्य धारणा से कल्याणकारी राज्य की विचारधारा की ओर आकर्षित किया था। तो वो था आपका लास्की। ठीक है, डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी लास्की आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान क्या किया था, पुलिस राज्य धारणा से कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की बात की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्याणकारी राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो कल्याणकारी राज्य के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है वो बताना है आपको। पहला है, कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य दोनों एक से हैं। एक से कैसे हो सकते हैं। अगला है, कल्याणकारी राज्य क्लासिकल उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल्याणकारी राज्य एक समष्टिवादी राज्य है। ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। और डी की बात करेंगे तो कल्याणकारी राज्य में नव उदारवाद के सिद्धांत निहित हैं। तो यही यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी यहां पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है। तो निम्नलिखित में से यह मत किसका है, यानी यह स्टेटमेंट जो है कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है, यह स्टेटमेंट हॉबाउस का है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, धार्मिक और राजनीतिक भ्रांतियों से आवृत शोषण के स्थान पर इसने बुर्जुआ ने नग्न बेशर्म प्रत्यक्ष और पार्श्विक शोषण को प्रतिस्थापित कर दिया है, यह किसने कहा है। तो स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, साथ ही नोट डाउन कर सकते हैं इनको। तो इसकी बात करती कार्ल मार्क्स के द्वारा, यानी ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। तो स्वशासन के रूप में जो लक्ष्य को स्वीकार किया था मुस्लिम लीग ने, वो क्या था, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव जो है महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था। जॉन रस्किन को वो फॉलो करते थे। और थोरो की बात करें तो
ठीक है, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट, असहयोग आंदोलन उन्हीं से लिया था उन्होंने, और लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स के विचार जो है उनमें न्यूनतम थे। ठीक है, महात्मा गांधी कभी भी हिंसा की बात नहीं करते थे। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंध करने वाली समिति है, यह वक्तव्य दिया है। तो ये स्टेटमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, बी। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंध करने वाली समिति है, ये कार्ल मार्क्स का मानना था। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्ल मार्क्स को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले दो व्यक्ति थे। तो कार्ल मार्क्स को सबसे अधिक जो प्रभावित करने वाले दो व्यक्ति थे वो थे, एक तो हीगल और दूसरे थे फ्यूरबाख। ठीक है, यहाँ पे फ्यूरबेक लिखा है तो फ्यूरबाख यहाँ पे होना चाहिए था, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हुआ है, तो आप ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य किसने कहा जाता है? तो वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है? तो अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है दबाव समूह को, प्रेशर ग्रुप को। तो ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भिन्न नाम वाली खाली बोतलें किस राज्य की दलीय व्यवस्था को इंगित करती हैं? तो भिन्न नाम वाली जो खाली बोतलें होती हैं वो किस राज्य की दलीय व्यवस्था को इंगित करती हैं? वो राज्य है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला अब जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं अब। शासन तथा भौतिक सामाजिक पर्यावरण के बीच सहसंबंध, बहुदलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के बीच सहसंबंध, अल्पतंत्र का लौह नियम, ये सी वाला तो आपको ऐसे ही बता देंगे, और उदार और चरम बहुदलीय व्यवस्था की बात की गई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सी का क्या हो जाएगा भाई, अल्पतंत्र का लौह नियम किसने दिया था? मिचेल ने। और मिचेल ने, तो इसका सी का तीसरा हो जाएगा। और पहला क्या था? पहला था शासन तथा भौतिक सामाजिक पर्यावरण के बीच सहसंबंध। शासन और भौतिक सामाजिक के बीच जो सहसंबंध की बात की थी वो की थी मॉन्टेस्क्यू ने। दूसरा है आपका बहुदलीय व्यवस्था का निर्वाचन व्यवस्था के बीच सहसंबंध, जो बहुदलीय व्यवस्था की बात की थी वो डुवर्जन ने की थी। और सी का अल्पतंत्र का लौह नियम की बात की थी आर मिचेल्स ने। और अंतिम है आपका उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था का संबंध आपका सार्टोरी से हो जाएगा, यानी डी का फोर्थ। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप मैच कर सकते हैं, साथ ही से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 475 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिटिक्स, यहां पे टू गेट्स लिखा है तो हु गेट्स था वो, ठीक है, हु गेट्स व्हाट एंड हाउ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हु गेट्स व्हाट एंड हाउ जो पुस्तक लिखी गई है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो ये पुस्तक जो लिखी गई है मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, टीजीटी पीजीटी और नेट में भी पूछी गई है, इस बार नेट में भी आई थी। तो ये हो जाएगा इसका लासवेल, हेरोल्ड लासवेल, यानी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है। तो व्यवहारवादी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें संप्रभुता का स्थान लिया गया है शक्ति और सत्ता ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता की उक्त संकल्पना का प्रतिपादक है? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था जॉन रॉल्स के द्वारा, ठीक है, सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। जॉन रॉल्स का मानना था कि जो प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए और जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो
तब तक प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये मानना था जॉन रॉल्स का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन जनमत संग्रह, बिल्कुल राइट है भाई। ठीक है, गेरीमैंडरिंग की बात करेंगे तो ये गेरीमैंडरिंग यहाँ पे नहीं होती, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। ठीक है, तो दूसरा नहीं होना चाहिए, उपक्रमण और प्रत्यावर्तन। यहाँ पे पहला, तीसरा और फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा, दूसरा इसमें रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा रॉन्ग है, पहला, तीसरा, फोर्थ, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सॉरी यूएसए बोला मैंने, यूएसए मैंने गेरीमैंडरिंग का जो है, यूएसए भी जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेनिन द्वारा समर्थित लोकतंत्र की प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ चित्रण है। तो लेनिन के द्वारा समर्थित जो लोकतंत्र की इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ चित्रण है, पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। तो लेनिन जो है लोकतंत्रीय केंद्रवाद को प्रमुखता देते थे। ठीक है, डेमोक्रेटिक जो कंट्री में लोकतंत्रीय केंद्रवाद यानी सेंटर को जो है पावरफुल बनाने की बात करते थे। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र तो है, साथ ही केंद्रवाद की बात इनके द्वारा की गई है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व आधारित राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव पद्धति ली गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव पद्धति का जो प्रावधान है वो यहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, सबसे पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आएगा समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये इसी क्रम में इसे आप याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान में संघीय शब्द है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो संघीय शब्द है वो कहाँ है? संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है, इसलिए डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, ना ही उद्देशिका में, ना भाग 3 में, ना आर्टिकल 368 में। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले हमारे जो 10 प्रश्न हैं वो कथन और कारण से संबंधित हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये चारों स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ए बी सी डी, यानी ए में है ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हम स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ यही बोलेंगे। अगला है ए और आर दोनों सही हैं, बी वाला, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, और सी वाला है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी वाला है ए गलत है और आर सही है। ये 4 स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, और साथ ही हम 10 क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनको देखते जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, कथन जो है, कोई भी राज्य अपने समस्त नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित नहीं कर सकता, और कारण है इसका, राज्य अपनी प्रकृति से बाध्यकारी है और स्वाभाविक रूप से मानव स्वतंत्रता का विरोधी है। तो आप देख सकते हैं इसमें मानव स्वतंत्रता का विरोधी है। भाई, राज्य अपनी प्रकृति से बाध्यकारी है और स्वाभाविक रूप से मानव स्वतंत्रता का विरोधी है, तो इसका सी राइट आंसर है। सी में क्या दिया गया है हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, सी में ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। तो भाई कैसे राज्य अपनी मानव स्वतंत्रता का विरोधी हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है, यानी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेट में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, और साथ ही पीजीटी लेक्चरर के वाले एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन अब जो है आयोग के द्वारा अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन तो आप ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जो सबके लिए आवश्यकता से मुक्ति और भय से मुक्ति सुनिश्चित कर सके, और कारण है इसका, शक्ति यंत्र होने के बजाय राज्य कहीं अधिक मात्रा में, जहां तक इसकी आंतरिक गतिविधियों का संबंध है, सामाजिक न्याय का एक अभिकरण बन चुका है।
ठीक है, तो दोनों यहाँ पे राज्य स्टेट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और उन दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सही है, यानी ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वभौमिकता राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण है और कारण है इसका, प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक ऐसी अंतिम सत्ता होनी चाहिए जिसके विरुद्ध कोई अपील न हो सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्वभौमिकता की बात कर रहा है और सार्वभौमिक क्या क्या होगा, ऐसी सत्ता होगी जिसके विरुद्ध कोई अपील ना हो सके। इसीलिए यहाँ पे भी कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे और उसका व्याख्या भी राइट होगी, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दायित्व का अंतिम आधार मनुष्य की चेतना में स्थित है और कारण है इसका, राज्य का आधार बल नहीं संकल्प है। राज्य का आधार क्या है, बल नहीं संकल्प है। इसीलिए जो राजनीतिक दायित्व का अंतिम आधार क्या है, मनुष्य की चेतना में स्थित होता है। इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे से दोनों मैच नहीं करते हैं, व्याख्या सही नहीं है। बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कथन है भारत का राष्ट्रपति लगभग उसी स्थिति में है जिसमें इंग्लैंड का राजा या रानी है और कारण है राष्ट्रपति अंततः मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, आप समझ सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, पावरफुल हमारे देश में कौन है, प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का होता है, जिस प्रकार इंग्लैंड का राजा या रानी। तो दोनों स्टेटमेंट राइट हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो यानी ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निवारक नजरबंदी मूल अधिकारों के अध्याय में शामिल की गई है और कारण है इसका, निवारक नजरबंदी व्यक्ति के विरुद्ध राज्य का मूल अधिकार है। भाई मूल अधिकार नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ए राइट है परंतु कथन सही है, कारण क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन है उदारवादी संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे और अपनी मांगों के पक्ष में उन्होंने जनमत जागृत करने का प्रयास किया था और इसका कारण है उनकी यह मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए वह समय उपयुक्त नहीं था। तो ये भी यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है और कारण है संसदीय पराजय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त कारण नहीं है। तो यहाँ पे भी एक में संसदीय शासन व्यवस्था के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कर रहा है, दूसरे में त्यागपत्र की। तो दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, लेकिन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, संघ शासन एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो राष्ट्रीय एकता और शक्ति तथा राज्यों के अधिकारों के संरक्षण के बीच सामंजस्य प्रस्तुत करती है और कारण है भौगोलिक सामीप्य के स्वशासी राज्य जिनमें कतिपय सामान्य संबंधताएं और ऐतिहासिक हित हो राष्ट्रीय एकता के माध्यम से एकता चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हैं, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, व्याख्या मैच नहीं कर रही है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। आपको इसका अर्थ समझना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को राइट करने के लिए आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना पड़ेगा कि क्या स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटमेंट है स्थानीय सरोकार के विषय स्थानीय शासनों को समुचित और संगठित व्यवस्था द्वारा श्रेष्ठ ढंग से प्रशासित किए जाते हैं और कारण है वे लोग ही उन लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं जो उनसे निकटता से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उद्देश्य है। तो भाई सामाजिक जो अनुबंध सिद्धांत है उसका उद्देश्य है राजनीतिक सत्ता और दायित्व के सिद्धांत को स्थापित करना, यानी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
एक संकल्पना के रूप में नैसर्गिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो जो मनुष्य की आत्मचेतना के आंतरिक अंग होते हैं। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बोधा की मान्यता थी कि सार्वभौमिकता नागरिकों और प्रजाजनों पर लागू होने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि से मर्यादित नहीं है। उपयुक्त परिभाषा में विधि शब्द निर्दिष्ट करता है। तो विधि संबंध जो है, विधि शब्द जो है वो मानव स्थापित विधि को स्पष्ट या निर्दिष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जीन बोधा की मान्यता के अनुसार। अगला हो जाएगा हमारा, सार्वभौमिकता के क्लासिकी सिद्धांत की बहुलवादी आलोचना राज्य और विधि के संबंधों के चारों ओर केंद्रित है। इसके अनुसार, तो इसके अनुसार हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। विधि राज्य से पूर्व और उससे उच्चतर है। यानी विधि क्या है? कानून, लॉ, जो राज्य से पहले है और उससे क्या है? उच्चतर है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑस्टिन का सिद्धांत जो है सार्वभौमिक शासक को पूर्ण न्यायिक सत्ता प्रदान करता है। ना नैतिक, ना राजनीतिक, ना राजनीतिक वैधता की बात करता है। जो ऑस्टिन का सिद्धांत है, ऑस्टिन का, वो पूर्ण न्यायिक जो है सत्ता की बात करता है। इसलिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑस्टिन का सिद्धांत आप सार्वभौमिक शासक को, ठीक है, अब सार्वभौमिक शासक क्या हो सकता है? पूर्ण न्यायिक सत्ता प्रदान करता है। तो यहां पर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉब्स के अनुसार व्यक्ति जो है सार्वभौम शासक का प्रतिरोध कर सकता है यदि शासक उसे, तो हॉब्स का मानना है यदि शासक उसे सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहता है तब व्यक्ति क्या करेगा? शासक का प्रतिरोध कर सकता है। ये हॉब्स का मानना है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व जो है अथवा जिम्मेदारी है, भाई प्रत्यक्ष, अनवरत एवं सामूहिक होती है। डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के संसदीय व्यवस्था के कार्यकरण में मूल समस्या उत्पन्न होती है। तो वो मूल समस्या सशक्त एवं जीवनक्षम दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण, ठीक है, सशक्त एवं जीवनक्षम यानी जीवन सक्षम दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण जो है भारत के संसदीय व्यवस्था के कार्यक्रम में मूल समस्या जो है उत्पन्न होती है। इसीलिए ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ पे प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि कुछ लोगों को फ़ायदा मिले और हमारी वीडियो जो है जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। मैं लगभग आप लोगों को जो है 350 प्लस क्लासें दे चुका हूं, आप पॉलिटिकल और हिस्ट्री से संबंधित, और पॉलिटिकल की इतनी क्लासें दे चुका हूं कि आप इससे पीजीटी और टीजीटी और नेट एग्जाम आराम से, अगर आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप शेयर जरूर करें वीडियो को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है 501, न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत के रूप में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत की बात कर रहा है। तो संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो है विशुद्धतः विधि द्वारा स्थापित पद्धति के सिद्धांत के अनुरूप है। तो ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 502, व्यक्ति की स्वपरक और अन्य परक गतिविधियों में किसने भेद किया है? तो व्यक्ति की स्वपरक और जो अन्य परक गतिविधियों में भेद करने वाले विचारक थे वो जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय विश्व के देश को परिधीय, ठीक है, पेरिफेरल देशों के रूप में देखा जाता है जिसके संसाधन अनवरत रूप से पूंजीवादी महानगरों केंद्रों को स्थानांतरित किए जाते रहे हैं। यह मत है। तृतीय विश्व के देश किन्हें कहा जाता है? जो डेवलपिंग जो कंट्रियां हैं, जैसे इंडिया अपना, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रियां आती हैं इसमें।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिफेरल जो कंट्रियां हैं वो आश्रित देश सिद्धांतवादियों का मानना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, विधि के शासन के उल्लंघन की स्थिति अधिकतर उत्पन्न होती है। तो विधि के शासन की जो उल्लंघन की स्थिति जो है अधिकतर उत्पन्न होती है वह कार्यपालिका की अर्धन्यायिक शक्तियों से। ठीक है, कार्यपालिका की अर्धन्यायिक शक्तियों से विधि के शासन की उल्लंघन की स्थिति अधिकतर क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैक्स वेबर के मतानुसार नौकरशाही की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो मैक्स वेबर के अनुसार जो नौकरशाही की विशेषता निरंतरता बिल्कुल राइट है, विवेकशीलता की बात वो करते हैं, एक रूपता भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजनीतिक जो प्रतिबद्धता की बात उनके द्वारा नहीं की गई है, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में नौकरशाही का महत्व और उसकी भूमिका बड़ी है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 45 के बीच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समाजवादी राज्यों, विकासशील राज्यों एवं उदारवादी कल्याणकारी राज्यों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल साधारणतया सत्तारूढ़ रहता है। कब तक सत्तारूढ़ रहता है, जब तक उसे विधानमंडल के लोकप्रिय सदन का विश्वास प्राप्त रहता है, और लोकप्रिय सदन कौन सा है, लोकसभा। यानी बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं नहीं हैं। भाई जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी विशेषताएं जो नहीं है वो पूछा गया है। आप देख सकते हैं शक्तियों का संकेंद्रण की बात नहीं करता है, सॉरी शक्तियों का संकेंद्रण, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो न्यायिक पुनरावलोकन, लिखित संविधान, तो विशेषताएं नहीं है क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं नहीं है, तो न्यायिक पुनरावलोकन और लिखित संविधान, यहाँ पे इसका आंसर जो मुझे लगता है कि रॉन्ग दिया गया है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है इसमें शक्तियों का संकेंद्रण की बात नहीं करती, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन और लिखित संविधान तो होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आंसर दिया गया है बी। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, मुझे लगता है इसका पहला शक्तियों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, नहीं है विशेषता, न्यायिक पुनरावलोकन तो है ही और लिखित संविधान भी है, दूसरा और तीसरा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया विशेषताएं नहीं है और आंसर दिया गया है बी, तो यहाँ पे विशेषताएं हैं होना चाहिए, तब बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला है रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय में प्रावधान किया गया है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय में जो प्रावधान किया गया था वो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, सर्वाधिकारवाद को भिन्न बनाने वाली पहचान है। सर्वाधिकारवाद टोटलिटेरिज्म की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्थागत अवरोधों और संतुलन का अभाव। ये इसकी पहचान है, भिन्न बनाने वाली पहचान है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सुमेलित कौन कौन से हैं ये बताना आपको। यानी पहला है प्रजातिवाद, प्रजातिवाद का फांसीवाद, दूसरा है कम्यून, कम्यून का है कल्पनालौकिक समाजवाद, और तीसरा है आर्थिक संसद, आर्थिक संसद की बात करता है फेबियनवाद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकवत यानी फॉल्किस राज्य का चरम उद्देश्य उन सामाजिक प्राथमिक तत्वों को संशोधित करना है जो संस्कृति को संबल प्रदान करते हैं और जिनके द्वारा उच्च मानवता की गरिमा और सौंदर्य का सृजन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस एक के साथ उपयुक्त कथन जो है संबंधित हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका राष्ट्रीय समाजवाद से संबंधित है। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप जो क्वेश्चन आपको
थोड़ा सा लगता है कि टफ है, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग उसे नोट डाउन जरूर करें ताकि एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन कर सकें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक ने एक राज्य में समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो भाई एक राज्य में समाजवाद का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो स्टॉलिन के द्वारा किया गया था, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने उपयोगितावादियों के बहुमतवाद पर प्रहार किया है? तो उपयोगितावादियों के बहुमतवाद पर जो प्रहार किया था वो किसने किया था? वो किया था जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक ने यह तर्क दिया है कि आधुनिक संचार व्यवस्था सूचना को संक्षिप्त नारों के रूप में सघन बनाने का कार्य करती है? तो ये कथन जो दिया गया था वो वॉल्टर लिपमैन के द्वारा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लिपमैन का मानना था कि आधुनिक संचार व्यवस्था सूचना को संक्षिप्त नारों के रूप में सघन बनाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है, सुमेलित है, पूछा गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला, दूसरा और फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैमुअल पी हंटिंगटन की बात करें, यहाँ पे इंटिंगटन लिखा है तो आप लोग थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में। सैमुअल पी हंटिंगटन की बात करेंगे तो राजनीतिक हाँस की बात करते हैं, फ्रेडरिक्स प्रिज्मेटिक सोसाइटी या समाज की बात करते हैं, और तीसरा है डेविड ईस्टन नागरिक संस्कृति की बात। डेविड ईस्टन के द्वारा नागरिक संस्कृति की बात नहीं की गई है, तीसरा रॉन्ग है। और फोर्थ है डेविड एप्टर राजनीतिक आधुनिकीकरण, ठीक है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला, दूसरा और फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी सी इसका राइट आंसर है, आप मैच कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारणतः समानता के अधिकार का अंग नहीं माना जाता है? तो समानता के अधिकार का जो अंग नहीं माना जाता है वह है सभी परिस्थितियों में व्यवहार की समानता, ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विधि शास्त्री जिस संप्रभु को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभु होता है जिसके समक्ष विधि संप्रभु भी नतमस्तक होता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस एक की ओर संकेत करता है? तो वो करता है आपका राजनीतिक सार्वभौम शासक की ओर, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजनीतिक सार्वभौम शासक होता है वो विधि शास्त्री जिस संप्रभु को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभु होता है, ये मानना है। अगला है हमारा, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक का यह विचार था कि सरकार की स्थापना मूल संविदा के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले नागरिक समाज की स्थापना से बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है? तो नागरिक समाज की स्थापना से बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है, यह मानना है जीन जैक्स रूसो का, यानी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक अनालोचित व्यक्तिवाद के एक अनालोचित समूहवाद में परिवर्तित हो जाने का भय सदा बना रहता है, यह विचार निम्नलिखित में से किस एक विचारक का है? तो ये विचार दिया गया था बर्नार्ड बोसा के द्वारा, ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये अनालोचित व्यक्तिवाद के परिवर्तन को अनालोचित समूहवाद में परिवर्तित होने का भय सदा बना रहता है, यह इनका मानना है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आप देख सकते हैं इसमें गॉस प्लान आर्थिक आयोजना से संबंधित है, महालनोबिस मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और जेसी कुमारप्पा जो है वो गांधीवादी अर्थशास्त्र से संबंधित है। यानी यहाँ पे जो है तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एक का वर्णन अंग्रेजी फेबियनवाद और फ्रेंच श्रमसंघवाद की बौद्धिक संतान के रूप में किया गया है? तो इसका संबंध है श्रेणी समाजवाद से, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित प्रकार की प्रतिनिधित्व प्रणालियों में से कौन सी एक श्रेणी समाजवाद द्वारा आवश्यक मानकर स्वीकार की गई है? तो वो है आपकी कार्यात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली,
ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फांसीवाद निम्नलिखित सभी का विरोधी है सिवाय। तो फांसीवाद भाई किसका विरोधी है? सभी का विरोधी है, सिवाय किसके? राष्ट्रवाद के, क्योंकि फांसीवाद जो है राष्ट्रवाद की बात करता है, इसलिए राष्ट्रवाद को छोड़ के सभी लोकतंत्र की बात करें, शांतिवाद की बात करें और वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात करें, इन तीनों का क्या है? विरोधी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो व्यक्ति के जीवन और उसकी गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र को नियमित करने का अधिकार रखता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोटलिटेरिज्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन और उसकी गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र को नियमित करने का अधिकार कौन रखता है? सर्वाधिकारी राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुसोलिनी की निगमित, ठीक है, कॉरपोरेट राज्य की अवधारणा उन सारे विरोधों को मिटाने के लिए दें जो पाए जाते हैं किसमें? पूंजी और श्रम के बीच, कैपिटल और लेबर के बीच। तो इसका ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ये पूछा गया है। पहला है आपका अति विकसित राज्य गुनार मेडल, ग्रंडरिक कार्ल मार्क्स, पूंजी का संग्रहीकरण रोजा लग्जमबर्ग और बुद्धि के स्तरों की बात डब्ल्यू रोस्टोव। यानी यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा और चौथा। ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ राइट हो जाएगा, पहला इसमें रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो आप इसे देख सकते हैं, इमैनुअल वॉलस्टेन की बात कर रहा है, विश्व व्यवस्था विश्लेषण, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन बनता है। आंद्रे गुंदर फ्रैंक की बात करें तो अल्प विकसित का विकास, और बी आई लेनिन की बात करें तो राजकीय अर्थशास्त्र की आलोचना। तो 528 का दिया गया है 1, 2 और फोर्थ भी है इसमें, टी जी आर वीवर ने जो बात की थी मानव विकास की, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और फोर्थ भी सही है। तीसरा यहां पे रॉन्ग है, लेनिन जो है आपको पता है वी.आई. लेनिन जो है राजकीय अर्थशास्त्र की आलोचना की बात लेनिन के द्वारा नहीं की गई थी, बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक विकास के लक्षणों को लुसियन पाई ने वर्णित किया है। तो राजनीतिक विकास के लक्षणों को लुसियन पाई ने वर्णित किया है समानता, क्षमता और विभिन्नता के रूप में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा सामान्य हड़ताल को एक मिथक के रूप में देखती है? तो भाई कौन सी आइडियोलॉजी है जो सामान्य हड़ताल को एक मिथक के रूप में देखती है? वह है आपका श्रम संघवाद, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कल्पनालोकी समाजवाद से जुड़ा हुआ है? तो कल्पनालोकी समाजवाद से जुड़ा है आपका समाज को सबके हित में संगठित किया जाना आवश्यक है, ये कल्पनालोकी समाजवाद से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक नियोजित सामाजिक व्यवस्था वैयक्तिक स्वतंत्रता के प्रति जो है बैरभावी होती है, यह विचार किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, फ्रेडरिक होक का मानना है कि एक नियोजित जो सामाजिक व्यवस्था है वो वैयक्तिक स्वतंत्रता के प्रति क्या है? बैरभावी होती है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपने उदारवाद को अधिकारों की प्रधानता पर आधारित किया है? तो अधिकारों की प्रधानता पर आधारित किया है टी.एच. ग्रीन के द्वारा। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान उदारवाद को क्लासिकी उदारवाद से भिन्न करने वाला तथ्य है। तो वर्तमान उदारवाद और क्लासिकी उदारवाद को भिन्न करने वाला जो दो स्टेटमेंट है, जो फैक्ट है, वो है आपका स्वेच्छातंत्रवाद। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों या समूहों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? भाई इसमें से किस किसने किया था? तो आप देख सकते हैं, हिंदू महासभा बिल्कुल राइट है, जस्टिस पार्टी बिल्कुल राइट है, मुस्लिम लीग और पंजाब यूनियनिस्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो गया पहला, तीसरा और चौथा। मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, तो इसका पहला, दूसरा और फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी के
प्रत्युत्तर में लिखी गई थी? ठीक है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी के प्रत्युत्तर में लिखी गई थी प्रोदा एवं मार्क्स के द्वारा। यानी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसने लिखी थी? प्रोदो ने। और फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी मार्क्स ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहां पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो है वो है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी की बात जो है प्रोदो के ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, साम्राज्य विरोधी संघर्ष का स्वरूप था। तो साम्राज्य विरोधी जो संघर्ष का स्वरूप था वो क्या था? वो था आपका प्रारंभ में संवैधानिक और प्राय अहिंसात्मक। यही साम्राज्य विरोधी संघर्ष का स्वरूप था। बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा, भारत में मुख्य धारा राष्ट्रवाद जो है, भारत में जो मुख्य धारा है वो राष्ट्रवाद का लक्ष्य औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने मुसलमानों को अंतिम रूप से विसंबंधित कर दिया और पाकिस्तान की मांग स्पष्ट बनकर उभरी? तो इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका सी, प्रांतीय सरकारों ने मुसलमानों को शामिल न किया जाना। ठीक है, प्रांतीय सरकारों में मुसलमानों को शामिल न किया जाना क्या हुआ था? मुसलमानों को अंतिम रूप से विसंबंधित कर दिया कि पाकिस्तान की मांग स्पष्ट बनकर उभरी थी। अगला है, जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई तो उन्हें अधिकार मिल गया। तो भाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, तब इन प्रदेशों में राजस्व वसूली, रेवेन्यू टैक्स वसूलने का और राजस्व प्रशासन स्थापित करने का अधिकार मिल गया था। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किस एक के लिए कहा गया है कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी? तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित नेता समूह में से कौन सा एक स्वराजवादी दल से संबंधित था? तो स्वराजवादी दल से संबंधित कौन कौन थे? वो हो जाएंगे आपके मोतीलाल नेहरू पहले हो जाएंगे, विठल भाई पटेल हो जाएंगे और CR दास यानी चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। रिटें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार परीक्षा। तो इन चारों रिटों का संबंध किसका किससे है? तो आपको मैच करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, हैवियस कॉर्पस। तो इसकी बात करेंगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत कहा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रस्तुत किए जाने का आदेश, यही बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ए का पहला हो जाएगा। दूसरा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो है बी, तो बी का राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी निम्न न्यायालय द्वारा न्यायिक निकाय को अपनी अधिकार सीमा न लागने का निर्देश देना क्या है? उत्प्रेषण है। और तीसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब है आपका दूसरा। ठीक है, परमादेश का मतलब है किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपना निर्धारित कर्तव्य पालन करने का आदेश या समादेश देना। और अंतिम है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार परीक्षा, इसे बोलते हैं कोवारंटो। तो कोवारंटो का मतलब होता है किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने की कार्यवाही से संबंधित है कि आपका अधिकार क्या है। आप कोई भी पद पर बैठे हैं, आप यहां पे किस अधिकार से बैठे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन से संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं?
तो मूल कर्तव्यों में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन-कौन से सम्मिलित हैं आप देख सकते हैं। पहला है नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नैतिकता की बात नहीं की गई है, तो पहला ही यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, हमारी सम्मिश्र संस्कृति की समृद्ध विरासत का आदर करना एवं उसे बनाए रखना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का संत्याग करना, यानी दूसरा, तीसरा यहाँ पे फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मूल अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो 545 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। कुछ मामलों में निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जा सकती है। भाई जब नीति निदेशक सिद्धांतों और मूल अधिकारों के बीच कोई भी विवाद होता है तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? मूल अधिकारों को। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेते? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो है संबंध नहीं है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि विधान परिषदों के। तो ए बी सी बिल्कुल राइट है, डी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रधानमंत्री के कार्य का निर्धारण करते हुए सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको चूज करना है। तो देख सकते हैं आप लोग, पहला है, संघ के मामलों के प्रशासन एवं विधि निर्माण प्रस्तावों में संबंधित मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों को राष्ट्रपति को संप्रेषित करना, बिल्कुल राइट है पहला। दूसरा है, संसद में बजट प्रेषित करने से पूर्व इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त करना, दूसरा भी क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, दूसरा ही यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा, संसद में बजट प्रेषित करने से पूर्व जो है इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी पहला, तीसरा और फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई किसी भी सूचना को प्रेषित करना, बिल्कुल राइट है। और फोर्थ है, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की मांग करे तो किसी मामले को जिस पर किसी मंत्री द्वारा बिना इसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रेषित किए निर्णय ले लिया गया हो, मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रेषित करना होता है। यानी पहला, तीसरा और फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में अंतरराज्य परिषद के क्षेत्राधिकार से निम्नलिखित में से कौन सा विषय बाहर रखा गया है? तो भाई अंतरराज्य परिषद के क्षेत्राधिकार से कौन सा विषय बाहर रखा गया है? तो वो है आपका, किसी अंतरराज्य नदी या नदी घाटी में अथवा उसके जल के उपयोग या वितरण या फिर नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद परिवाद का अधिनिर्णय। ठीक है, और अंतरराज्यीय परिषद का संबंध आर्टिकल 262 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है अमेरिकी संघीय व्यवस्था के संबंध में? तो अमेरिकी संघीय व्यवस्था के संबंध में जो राइट नहीं है वो बताना है आपको। तो भाई राज्यों की शक्तियां अपरिभाषित हैं परंतु असीमित नहीं, बिल्कुल राइट है ये। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग बताना है आपको। सब राज्यों के अधिकार समान है और सीनेट में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व बिल्कुल रहता है यूएसए में। और संघीय सरकार किसी भी संगठक राज्य का नाम एवं क्षेत्र परिवर्तित कर सकती है, बिल्कुल रॉन्ग। संघीय सरकार भाई वहाँ नहीं कर सकती है क्योंकि वहाँ स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो काम स्टेट अपनी कर सकती है, इसलिए सी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और डी है, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित हैं, तो डी यहाँ पे ए बी डी राइट हो जाएगा, सी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? फिर आपको राइट नहीं है वो बताना है। आप देख सकते हैं, ए है, कनाडा में यदि गवर्नर किसी प्रांतीय गवर्नर को गवर्नर जनरल की सहमति के लिए आरक्षित करता है तो गवर्नर जनरल उसके अनुमोदन को अस्वीकार कर सकता है, राइट हो जाएगा। भारत में राज्यपाल यदि किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति उसके अनुमोदन को अस्वीकार कर सकता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर यदि किसी राज्य विधेयक को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया है नेट में भी, पीजीटी में भी। ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर यदि किसी राज्य विधेयक को गवर्नर जनरल की सहमति के लिए आरक्षित करता है तो गवर्नर जनरल उसके अनुमोदन को अस्वीकार कर सकता है। ठीक है भाई, दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में यदि गवर्नर किसी राज्य विधेयक को गवर्नर जनरल की सहमति के लिए आरक्षित करता है तो गवर्नर जनरल उसके अनुमोदन को अस्वीकार कैसे कर सकता है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा सी वाला, और ए, बी और डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए में राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूतपूर्व सोवियत संघ की संघीय राज व्यवस्था की आधारभूत विशेषता यह थी कि वह एक, ठीक है, तो भूतपूर्व सोवियत संघ आपको पता है, तो उसका एक विशेषता क्या थी, केंद्रीय राज्य की विभिन्न राष्ट्रीयताओं का सुदृढ़ एकीकरण था। ठीक है, यूनिफाइड था, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित संघात्मक राज्यों में से कौन सा एक अपने सर्वोच्च न्यायालय को संघीय विधि निर्माण की संवैधानिकता का न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार नहीं देता था? तो वो था आपका भूतपूर्व यूएसएसआर। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनाडा की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत विधायी शक्तियों को दो सूचियां हैं, जिनमें एक केंद्र के लिए है और दूसरी प्रांतों के लिए, और अवशिष्ट अधिकार केंद्र में निहित हैं, तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कनाडा की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो विधायी शक्तियों को दो सूचियां हैं, जिनमें एक केंद्र के लिए है, दूसरी प्रांतों के लिए, और अवशिष्ट अधिकार केंद्र में निहित होते हैं, ये कनाडा के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात की गई है। ठीक है, इन सूचियों को नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची आप देख सकते हैं, पहला है यूएसए, दूसरा है कनाडा, तीसरा है नाइजीरिया और फोर्थ है भारत। तो भाई आपको पता है दो प्रकार के जो न्यायालय हैं वो कहाँ हैं, वो हैं आपके दो प्रकार के न्यायालय जो है कनाडा में है। तो पहले का दूसरा, ठीक है, दो प्रकार के न्यायालयों की बात कनाडा में की जाती है, पहले का दूसरा हो जाएगा, सॉरी पहले का तीसरा, यानी यहां पे सॉरी, ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, ये होना चाहिए। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, यानी पहला है यूएसए। ठीक है, पहला क्या है, यूएसए। तो यूएसए में जो होता है वो राज्यों के लिए पृथक संविधान होता है, तो तीसरा राइट ये हो जाएगा। और फिर है आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा में क्या होता है आपका, कनाडा में होता है भाई दो प्रकार के न्यायालय, यानी पहला हो जाएगा। अगला है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में क्या होता है भाई, प्रत्येक राज्य के लिए पृथक निर्वाचन आयोग होता है नाइजीरिया में। ठीक है, और अंतिम है हमारा जो है नाइजीरिया की बात किया है आपका भारत। तो आपको पता है अपना भारत क्या है भाई, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट। तो दूसरा इसका राइट हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मैच कर सकते हैं। तो आप लोगों के मैसेज आए थे, रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को जारी रखें और नेट तक अधिक से अधिक क्वेश्चन को देने की कृपा करें। तो इसी सीरीज को मैंने सुचारू रूप से अधिक जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों का फ़र्ज है, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप देख सकते हैं 12 बज चुके हैं रात के, तो मैं आप लोगों के लिए अभी भी जो है वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल जाएं। तो आप लोग भी प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह गृह मंत्री, और यह पदेन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और खासकर टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका होम मिनिस्टर होता है, गृह मंत्री होता है। अगला है हमारा,
स्थिति से अनुबंध तक का फॉर्मूला संकेत करता है। तो स्थिति से अनुबंध तक का जो फॉर्मूला संकेत करता है वो करता है ऐतिहासिक सिद्धांत की ओर। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट आपको यानी फिर एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है इस तरीके से बोलता हूँ, उस क्वेश्चन को खासकर आप नोट डाउन किया कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अर्थ नियतत्ववाद अंतिम प्रधानता की स्थापित करता है। तो अर्थ नियतत्ववाद जो है अंतिम प्रधानता जो है उत्पादन के तत्वों की ओर स्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं। तो आपको फिर स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो जो सही सुमेलित हैं वो बताने हैं। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। थॉमस जेफरसन, हम इस सत्य को पवित्र और अकाट्य मानते हैं कि सभी मनुष्य समान और स्वतंत्र पैदा हुए हैं। निकोलो मैकियावेली का मानना है स्वतंत्रता भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त करती है। जे जैक्स रूसो का मानना है प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। और अगस्ट काम्टे का मानना है विज्ञान से भविष्यवाणी आती है और भविष्यवाणी से कर्म उत्पन्न होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और फोर्थ यहाँ पे राइट है। यानी पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है मैकियावेली का, पहला जेफरसन का, दूसरा मैकियावेली का और फोर्थ अगस्ट काम्टे का। ठीक है, रूसो का ये स्टेटमेंट राइट नहीं है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार, ये रूसो का स्टेटमेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एकल संक्रमणीय मतदान व्यवस्था में आवश्यक कोटा निर्धारण के लिए स्वीकृत फॉर्मूला है। तो भाई इसे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है डी, वैध मतों की संख्या अपॉन सीटों की संख्या +1। ठीक है, और टोटल का प्लस फिर 1, ये इसका फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र में जनमत के विभिन्न सूचकांकों में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र में जनमत के जो विभिन्न सूचकांक होते हैं उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है मतदान व्यवहार की प्रवृत्ति का अध्ययन, इंपॉर्टेंट है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, इंपॉर्टेंट है। बहुदलीय व्यवस्था और अधिकारियों का अनुक्रियाशील व्यवहार। तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था सबसे कम महत्वपूर्ण है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो भाई कौन सा राइट पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जॉर्ज गैलप के द्वारा मतदान की बात की गई है। ठीक है, पहला राइट है। और दूसरा भी राइट है, जी नेटल के द्वारा राजनीतिक संगठन की बात की गई है और डॉक्टर गोवल्स के द्वारा प्रचार की बात की गई है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा राइट है। और फोर्थ पेन थॉमस यथास्थिति के समर्थक नहीं है, तो फोर्थ यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, फिर सूची से संबंधित क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है स्वच्छता, अग्निशमन, लोक सुरक्षा। कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? कला, दीर्घाई, संग्रहालय, सार्वजनिक उद्यान और चिड़ियाघर कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? आपको मैच करना है। ठीक है, तो सड़कें और पुल सी वाला हो गया और डी है आपका शिक्षा, अस्पताल और पुस्तकालय। तो आपको डी वाला सबसे पहले आप देख सकते हैं, शिक्षा दिया गया है। शिक्षा किस में आता है? शिक्षा जो है कंकरेंट लिस्ट का भाग है, यानी समवर्ती सूची का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो सी यानी ए का फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ सुरक्षा सेवाओं के अंतर्गत आएंगे ए। बी का हो जाएगा पहला सांस्कृतिक सेवाएं और सी का हो जाएगा आपका तीसरा यानी भौतिक सेवाएं, लोकोपयोगी सेवाएं। ठीक है, सी का सड़कें और पुल किस लिए काम आती हैं भाई? लोकोपयोगी से। ठीक है, सामान्य नागरिकों के लिए सेवाएं के तौर पे। और डी का हो जाएगा दूसरा यानी कल्याण सेवाएं। शिक्षा क्या है, अस्पताल क्या है, पुस्तकालय क्या है, ये सब कल्याणकारी सेवाएं होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण समूह एक संसदीय लोकतंत्र में नौकरशाही से संबंधित है किंतु कार्यकारिणी की शाखा के रूप में मंत्रालय से नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तटस्थ और स्थायी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लॉर्ड
ह्यूवर्ट के अनुसार नौकरशाही की शक्ति और सत्ता की विशेषता है। तो लॉर्ड ह्यूवर्ट के अनुसार जो नौकरशाही की शक्ति और सत्ता की जो विशेषता है वह नवीन स्वेच्छाचारिता है। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है। तो लोकसभा सचिवालय जो है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेहरू कमेटी के समक्ष सबसे पेचीदा प्रश्न था। तो नेहरू कमेटी आप रेड कर सकते हैं, नेहरू कमेटी में क्या 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 फैक्ट दिए गए थे। तो जो पेचीदा प्रश्न था वो था अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में। ठीक है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जनजातीय कल्याण का एक प्रभारी मंत्री होने की संवैधानिक आवश्यकता है। तो जनजातीय कल्याण का एक प्रभारी मंत्री होने की संवैधानिक आवश्यकता जो है वो कहाँ कहाँ है। 567 की बात करेंगे तो वह है आपकी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों के लिए। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये? आर्टिकल 164 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा वार्षिक प्रतिवेदन है जिसके लिए राष्ट्रपति यह देखने के लिए बाध्य नहीं है कि वह संसद के समक्ष रखा जाए। तो वो प्रतिवेदन है आपका परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रतिवेदन जो है वो बाध्य नहीं है राष्ट्रपति यह देखने के लिए कि वह संसद के समक्ष रखा जाए। ठीक है, बाकी तीनों हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग का जो प्रतिवेदन है वो इससे संबंधित नहीं है, वो बाध्य नहीं है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्नार्ड शॉ ने जो स्वयं भी इस प्रकार के समाजवाद के प्रमुख समर्थक थे, इनके विषय में कहा कि उन्होंने क्रांतिवीरों के आनंदप्रद आराम को छोड़कर साधारण संसदीय मार्ग के माध्यम से व्यवहारिक सुधार के कठिन कार्य को अपनाया। यह किस प्रकार का समाजवाद था? तो बर्नार्ड शॉ के संबंध में जो है वो समाजवाद था आपका फेबियन समाजवाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेनिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूंजीवाद का बिखराव आरंभ होगा। तो लेनिन जो है इस निष्कर्ष में औपनिवेशिक परिधि में पहुंचे थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 570 का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह कथन की संपत्ति चोरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो संपत्ति को चोरी किसने कहा था? वो कहा था प्रूदो ने, जिन्होंने कार्ल मार्क्स की बुक के अपोजिट बुक लिखी थी। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के अपोजिट फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी लिखी थी। अगला है हमारा, फेबियन आर्थिक सिद्धांत आधारित है। तो फेबियन आर्थिक सिद्धांत जो आधारित है वह है रिकार्डो के किराए के सिद्धांत में। ठीक है, तो इसका ए फेबियन आर्थिक सिद्धांत जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, इस पर आधारित है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी आंदोलन का प्रमुख अभ्युपगम नहीं है? ठीक है, अभ्युपगम नहीं है मतलब उसका लक्षण नहीं है, तो वह है शक्तिशाली राज्य। ठीक है, आप वैसे ही समझ सकते हैं, उदारवादी आंदोलन का जो प्रमुख लक्षण शक्तिशाली राज्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने की बात कर रहा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संपत्ति की अवधारणा, तो जब एक व्यक्ति अपने श्रम को प्रकृति के उपकरण से मिश्रित करता है तो उस पर वह अपनी संपत्ति होने का दावा करता है। दूसरा है, संपत्ति का स्वामित्व जो है व्यक्ति के पास होना चाहिए परंतु उसका प्रयोग सामूहिक होना चाहिए। संपत्ति व्यक्तिगत अधिकार है, यह राजनीतिक शक्ति में उसका हिस्सा है। और व्यक्तिगत संपत्ति का उपार्जन समाज के लिए उपयोगी कार्यों का निष्पादन करके करता है। तो भाई 4 स्टेटमेंट है, कौन कौन से स्टेटमेंट किसने दिए थे ये आपको बताना है। तो ए का है फोर्थ, यानी जॉन लॉक का मानना है। ठीक है, जॉन लॉक का मानना है जब एक व्यक्ति अपने श्रम को प्रकृति के उपकरण से मिश्रित करता है तो उस पर वह अपनी संपत्ति होने का दावा करता है। ये मानना है जॉन लॉक का, ए का डी। बी का हो जाएगा दूसरा, बी है सीबी मैकफर्सन। मैकफर्सन का मानना है कि संपत्ति का स्वामित्व जो है व्यक्ति के पास होना चाहिए। ठीक है, ये सीबी मैकफर्सन कहते हैं कि संपत्ति का स्वामित्व व्यक्ति के पास होना चाहिए
परंतु उसका प्रयोग जो है सामूहिक होना चाहिए, यानी उसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, ये सी मैकफर्सन का मानना है। और आपका देख सकते हैं सी का जो है आपका पहला, सी का पहला यानी संपत्ति व्यक्तिगत अधिकार है, यह राजनीतिक शक्ति में उसका हिस्सा है, यह मानना है अरिस्टोटल का, सी का फर्स्ट अरस्तु। और डी है आपका व्यक्तिगत संपत्ति का उपार्जन समाज के लिए उपयोगी कार्यों का निष्पादन करके करता है, तो ये एच जे लास्की का मानना है, यानी डी का तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आप मैच कर सकते हैं, सी इसका राइट आंसर है। अगला है फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गुट से प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची वाले क्वेश्चनों को प्लीज आप लोग जो है ध्यान से देखिए, साथ ही नोट डाउन करें, क्योंकि आप यहाँ से क्वेश्चन आपको नेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और पीजीटी में मिलेंगे, टीजीटी में मिलेंगे, लेकिन यहाँ से आपको एक क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो लेखक दिए गए हैं और पुस्तकें दी गई हैं, आपको पुस्तकें याद करनी है। तो आप लोग देख सकते हैं, पहली बुक है, पहला जे.एस. मिल दिया गया है, तो जे.एस. मिल ने कौन सी बुक लिखी थी? ऑन लिबर्टी। ठीक है, ऑन लिबर्टी किसकी थी? जे.एस. मिल की। दूसरी है टी.एच. ग्रीन, टी.एच. ग्रीन ने कौन सी बुक लिखी है भाई? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, टी.एच. ग्रीन की है। और फिर आ जाएंगे आपके एच जे लास्की, लास्की की बुक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगी। और जॉन रॉल्स की बात करें, थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो मैच कर सकते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेजिस्फेयर सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं थे? तो इंग्लैंड में जो लेजिस्फेयर सिद्धांत है उसके प्रतिपादक जो है एडम स्मिथ माने जाते हैं, जेरेमी बेंथम को भी माना जाता है, जेम्स मिल को भी माना जाता है, लेकिन टी.एच. ग्रीन को इसका प्रतिपादक नहीं माना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सूची 1 में कुछ दबाव समूह दिए गए हैं और इन्हें सूची 2 में दिए गए उनके वर्गीकरण से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आप सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान मैच करना है आपको, मैच देख सकते हैं आप लोग। पहला है आपका भारतीय विश्वविद्यालय संघ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय नेट में, स्पेशली नेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ का संबंध है आपका फोर्थ, संस्थागत समूह। भारतीय विश्वविद्यालय संघ क्या है? एक संस्थागत समूह है। ठीक है, ए का फोर्थ हो जाएगा। बी का दूसरा, बी क्या है आपका? एक जाति महासभा है, तो जाति महासभा एक साहचर्य समूह है। और सी है आपका उद्यमी विद्यार्थियों का समूह, तो उद्यमी विद्यार्थियों का जो समूह होता है उसे असाहचर्य समूह कहते हैं। और अंतिम है आपका कुली संघ, कुली संघ जो है आपका प्रतिमानहीन समूह के अंतर्गत आता है, यानी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य को व्यक्तियों के उन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो आत्मगत हो, किंतु वह व्यक्ति के उन कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है जो विषयगत हो। इस विचार को व्यक्त किया है, तो यह विचार मानने, इस विचार के प्रतिपादक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल का मानना है कि राज्य को व्यक्ति के उन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो आत्मगत हो, किंतु वह व्यक्ति के उन कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है जो विषयगत हो। ये विचार जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा, जब 1858 में क्राउन ने भारत सरकार का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व ग्रहण किया, तो सभी शक्तियों विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय का केंद्रीकरण हो गया। भाई किस में हुआ था? भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल में। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक लक्ष्य यह था कि, तो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य क्या था? देशी रियासतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करना। ठीक है, तो 580 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित और देशी रियासतों के शासकों द्वारा नामित किए गए थे। ठीक है, जो संविधान सभा के सदस्य थे। तो 581 का सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो है 50% चीज़ें यहीं से ली गई हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में। तो 1935 को दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यूपी पीजीटी में चांसेस हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन, ये 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज को आप अच्छे से देखिए, बाकी कुछ प्रीवियस ईयर जो कुछ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उनको देखिए। तो यहाँ से आपको 75% से अबव क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे आपको। और साथ ही में अभी यूपी पीजीटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 में हुआ था, तो वो भी आपको बीच में उस एग्जाम से पहले आपको सॉल्व करा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 583। 15 अगस्त 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, तो भारत सरकार कार्य कर रही थी। तो भाई भारत सरकार कौन सा कार्य कर रही थी? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत कार्य कर रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के मौलिक सिद्धांतों में नहीं है? तो आपको पता है देवी उत्पत्ति के सिद्धांतों में, मौलिक सिद्धांतों में जो नहीं है वो कौन कौन से नहीं है? वो है, पहला, राज्य विवेक का मूर्त रूप है और सबसे अच्छी तरह जानता है कि उसकी प्रजा के लिए क्या अच्छा है, ये नहीं है। सरकार मानव आक्रमण का परिणाम है, ये नहीं है। और राज्य का आधार इच्छा है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। तीनों सिद्धांतों में नहीं है, तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण आधारित है। तो भाई अरस्तु का जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया था अरस्तु ने, उसका आधार किस पर आधारित है? वह है आपका राज्य के उद्देश्य पर और सरकार द्वारा प्रयुक्त सत्ता के प्रकारों पर, ना कि राज्य के आकार पर। यहाँ पे दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता था, सॉरी किया जाता है। तो हेगल के जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है, डायलेक्टिकल, ठीक है, थ्योरी है, उसका प्रयोग किया जाता है राज्य और समाज की उत्पत्ति को समझाने के लिए, ठीक है। राज्य और समाज की उत्पत्ति को समझाने के लिए हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक का मूल अधिकार को भारतीयों को दी गई है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो भाई कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारतीयों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिए गए हैं? तो आपको बताना है। तो उसमें आपका वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 जो है वो देशी नागरिक को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को नहीं है। बाकी तीनों, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, दोनों को प्राप्त है। प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार दोनों को प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दोनों को प्राप्त है। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से फिर सुमेलित करना है आपको। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अनुपूरक अनुदानों की मांग और अधिक अनुदानों की मांग पेशगी, ये सब क्या होती हैं आपको इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहला है लेखानुदान, दूसरा है प्रत्ययानुदान, तीसरा है अनुपूरक अनुदानों की मांग और डी है अधिक अनुदानों की मांग पेशगी। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला है लेखानुदान। तो लेखानुदान का संबंध हो जाएगा बजट अनुमोदन के लंबित रहने तक, जो है लेखानुदान से संबंधित होता है, ठीक है। जब तक बजट का अनुमोदन नहीं हो जाता, लंबित रहता है, तब तक लेखानुदान का प्रयोग किया जा सकता है, यानी पहले का फोर्थ हो जाएगा। दूसरा है प्रत्ययानुदान। प्रत्ययानुदान का संबंध है विस्तृत प्राक्कलन के बिना ही संस्वीकृत एकमुश्त धनराशि जो दी जाती है उसको प्रत्ययानुदान बोलते हैं। और तीसरा है अनुपूरक अनुदानों की मांग, ठीक है। अनुपूरक अनुदानों की मांग तब की जाती है जब रकम जो अनुदान से अधिक व्यय की गई हो,
ठीक है, तब अनुपूरक अनुदानों की मांग की जाती है। और आपका है अंतिम है आपका अधिक अनुदानों की मांग पीएससी अनुदान। तो अधिक अनुदानों की मांग जो पीएससी अनुदान है वो है अतिरिक्त व्यय को अनुमोदित बजट में सम्मिलित नहीं हो। ठीक है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, आप मैच कर सकते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन से व्यय जो है भारत की संचयी निधि में से प्रभावित होंगे। तो भारत की जो संचयी निधि है, ठीक है, तो इसका संबंध है आपका किसमें, ये बोल रहा है प्रभावित होंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, पहला तीसरा और फोर्थ राइट आंसर, पहला तीसरा फोर्थ। राष्ट्रपति की परिलब्धियों और भत्ते तथा उनके पद से संबंधित अन्य व्यय क्या होते हैं, भारत की संचयी निधि से प्रभावित होंगे। प्रधानमंत्री की परिलब्धियां और भत्ते उनके पद से संबंधित अन्य व्यय, ये बिल्कुल भारत की संचयी निधि से संबंधित नहीं है। तीसरा है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। यानी पहला तीसरा और फोर्थ राइट हो जाएगा, बी दूसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें नहीं है, पहला तीसरा और फोर्थ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जब न्यायालयों के ऐसे विनिश्चय से उत्पन्न होता है जिसमें हम पाते हैं कि देश के कानून का अर्थ निरूपण हुआ है, उचित और अनुचित स्थितियों का विवेकपूर्ण प्रभेद हुआ है, गलत कार्य करने वाले को दंडित किया गया है और औपचारिक सत्ता की निंदा की गई है आदि, तो इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे भाई, स्टेटमेंट बड़ा लंबा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे सुधारक न्याय के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, 590 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाने की बात कर रहा है। संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के संबंध में विचार दिए गए हैं और सूची 2 में विचारक को सुमेलित करना है। संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के संबंध में विचार दिए गए हैं, आपको बताना है किसने किसने कहा था। ठीक है, आप यहाँ पे विचारक दिए गए हैं, देखिए अपलास्की, फिगिस, हेनरी मैन और लिंडसे दिए गए हैं विचारक। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला विचार है संप्रभु राज्य का सिद्धांत समाप्त हो गया है। तो भाई आप देख सकते हैं संप्रभु राज्य का सिद्धांत समाप्त हो गया, किसने कहा था, ये कहा था लिंडसे ने। ठीक है, बी है संप्रभुता की संपूर्ण अवधारणा को त्याग दिया जाता है तो राजनीति विज्ञान के लिए यह अंतिम रूप से लाभदायक होता। ठीक है, तो संप्रभुता की संपूर्ण अवधारणा को त्यागने की बात करते हैं हेरोल्ड जे लास्की, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, एक संप्रभु शक्ति विषय वस्तु के पुंज में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होती है, तो यह मानना है हेनरी मैन का। और अंतिम है, राज्य निरपेक्ष सर्वोच्च सत्ता के अर्थ में कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा, तो यह मानना है फिगिस का। यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आप मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अंतर्गत युद्ध अथवा शांति की घोषणा करने की शक्ति निहित है। तो भाई किसकी है, राष्ट्रपति की। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा है सत्ता संघात्मक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सत्ता को संघात्मक मानने वाले विचारक हैं आपके हेरोल्ड जे लास्की, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्ता क्या है, संघात्मक है, यह मानना किसका है, लास्की का। अगला है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने कहा है कि एक राज्य की पहचान उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों से होती है। तो ये कौन से विचारक थे जिन्होंने कहा कि एक राज्य की पहचान उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों से होती है, तो यह कहा गया था हेरोल्ड जे लास्की के ही द्वारा। ठीक है, तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अंबेडकर आपको पता है संविधान का हृदय और आत्मा जो कहा था, उन्होंने कहा था उसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो आता है। अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कर रहा है। आप देख सकते हैं संविधान के प्रकार दिए गए हैं और देश का नाम, तो कौन से देश में कौन सा संविधान, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स हैं। तो पहला है हमारा, ठीक है, देश दिए गए हैं, आप देख सकते हैं भारत, नाइजीरिया, यहाँ पर 2 ऊपर, और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका।
तो पहला है आपका यानी संसदीय, परिसंघीय और गणतंत्रीय। ठीक है, जहाँ पे संसदीय, परिसंघीय और गणतंत्रीय है, वहाँ पे क्या है, ए का हो जाएगा भाई फोर्थ। फोर्थ यानी भारत। ठीक है, इंडिया संसदीय शासन प्रणाली है, परिसंघीय है और गणतंत्री भी है। तो ए का अपना इंडिया हो गया, बी का हो जाएगा अध्यक्षीय, परिसंघीय और गणतंत्रीय। प्रेसिडेंशियल रूल कहाँ पे लागू होता है, यूएसए में। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा दूसरे का। और तीसरा है संसदीय, एकात्मक और राजतंत्रीय। आप संसदीय, संसदों की जननी किसे कहते हैं, इंग्लैंड को। एकात्मक शासन बिल्कुल राजा रानी, और राजतंत्रीय राजा रानी। ठीक है, तो यूके यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। और संसदीय, सह अध्यक्षीय, एकात्मक, गणतंत्रीय, तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैच कर सकते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संसदीय सर्वोच्चता राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, संसदीय सर्वोच्चता राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है। कहाँ पे है, ये है यूके के संविधान में, क्योंकि संसद क्या है वहाँ पर सर्वोच्च है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय परिसंघ अत्यंत सदृश है। तो भारतीय परिसंघ अत्यंत सदृश किसके इक्वल है, कनाडा के। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 599 एस ई फाइनल के अनुसार ब्रिटेन में संसदीय विपक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको राइट बताना है। तो देख सकते हैं आप लोग, ईएस फाइनल के अनुसार। ठीक है, ब्रिटेन में जो संसदीय विपक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो बताना है आपको। यह असंगठित है, यह स्थायी है, यह प्रतिनिधि है, या यह सहभागी है। भाई यह असंगठित है, बिल्कुल ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो पहला ही इसमें रॉन्ग है, बाकी तीनों विशेषताएं राइट हैं। यह स्थायी है, यह प्रतिनिधि है, यह सहभागी है, यानी दूसरा, तीसरा, फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं डी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, एक लक्षण जो कि अध्यक्षीय व्यवस्था में है किंतु संसदीय व्यवस्था में नहीं है, वह है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में है किंतु संसदीय व्यवस्था में नहीं है, वो कौन सा लक्षण है। अब वो है आपका मुख्य कार्यपालिका का नियत कार्यकाल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 600 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।